हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और सेशन में स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट कॉमर्स पेपर सेकंड। जो टॉपिक ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए नहीं, इसके अलावा भी आप किसी प्रकार की कॉमर्स रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का जो सेशन है बड़ा ही फायदेमंद रहने, क्योंकि आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आपकी पीजीटी कॉमर्स की, चाहे वो किसी भी जगह की हो, चाहे वो आपकी DSSS हो, MP की हो, यूपी की हो, है ना, आपकी राजस्थान की हो, उन तमाम जो आपका चयन बोर्ड है या आयोग है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। जूनियर अकाउंटेंट की है, लेखा सहायक की है, KVS है, नवोदय विद्यालय है, उन तमाम में आज का जो सेशन है बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबके लिए धन्यवाद, और भी जुड़ते रहें। जो साथी एक बार चैनल का विजिट कर लेते हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस परिवार के सदस्य बन जाएं, ताकि हमारे द्वारा जब जब आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और साथ में ये जो आपके कॉमर्स के टॉपिक है, आपके अध्ययन का जो मटेरियल है, उससे रिलेटेड जो आपकी सूचनाएं हैं वो आप तक यथा समय पहुंचती रहे। ये काम जरूर करना है, साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट जरूर करना है साथियों, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। और आज के अपन पहुंचे हैं आपका समायोजन नंबर 4। इससे पहले अपन ने 3 समायोजन कर लिए हैं, आय के, व्यय के और संदिग्ध तरीके के समायोजन है वो किए। एक साथी ने पूछा भी था कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की प्रविष्टि है वो P&L और आपके कहाँ कहाँ होती है, तो ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की प्रविष्टि है वो आपको हमेशा ध्यान रखना P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपकी जो कैपिटल होगी उसमें से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और ड्राइंग है, दोनों लेस होंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, और आज के सेशन में सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं, आज का जो सेशन होगा उसमें सबसे पहले जो समायोजन, अदर एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताए थे लगभग 8 तरीके के होते हैं, उनसे रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्लोजिंग स्टॉक, है ना। क्लोजिंग स्टॉक है वो बहुत ही खास तरीके का एक आपका क्या होगा, समायोजन प्रविष्टि होगी। अपन इस पे बात करेंगे कि चालू लेखांकन अवधि के अंत तक न बेचे गए माल को अंतिम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाई चालू वर्ष की जो अंतिम लेखांकन तिथि है, यानी अपना वित्तीय वर्ष है, वो कब स्टार्ट होता है, वो होता है अपना जाता है उस साथियों। ये बात क्लियर है, आगे देखते हैं। सामान्यतः अंतिम स्टॉक को दर्शाया जाता है। आपने जब ट्रेड देखी थी तो आपने देखा होगा जो आपका अंतिम स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, उसको जो तलपट होती है उसके अंदर न देके नीचे सूचनाओं में उनके बारे में कहा जाता सामान्यतः, है ना। वैसे ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो सूचनाओं में मिलेगा, वो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी मिल सकता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तलपट में नए दर्शा के कहा सामान्य सूचनाओं में मिलता है, क्योंकि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन तब तक नहीं हो पाता नहीं खोला जाता, क्योंकि अंतिम स्टॉक है ना। अंतिम स्टॉक के बारे में मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अंतिम स्टॉक, जैसे मान लो अपन ने 30 मार्च को ये मान लिया कि अंतिम स्टॉक इतना रह गया, पर हो सकता है कि 31 मार्च को ही कोई सुबह पहले ही माल खरीदने आ जाए तो वो स्टॉक कम हो जाएगा। तो इसलिए जब अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन अपन तब तक नहीं कर सकते जब तक अपन क्रय और विक्रय यानी सेल्स और परचेज अकाउंट है वो तैयार नहीं कर लेते, क्योंकि उसके आधार पर ही सारा का सारा जो डाटा है वो अपन को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो माल खरीदेंगे वो अपने पास स्टॉक में आ जाएगा, और उससे बेचेंगे तो वो स्टॉक में से कम हो जाता है ना। ये चीज कंफर्म है। तो इसलिए अपन तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्रय और विक्रय के अंतिम डाटा है वो नहीं आ जाते। ठीक है, ओके है, आगे देखिए।
आगे देखो क्या है, जो आपका लेखा मानक, जो AS2 है ना, 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, उसके तहत लेखांकन में रहतियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि भाई AS2 किससे रिलेटेड है, तो आपके रहतियों से रिलेटेड है ना। ये पूछ रहे कि रहतियों के लिए कौन सा लेखा मानक है, तो वो आपका AS02 है या 2 नंबर है, ये ध्यान रखना। बाकी अपन एक पूरी क्लास है वो अपन चर्चा करेंगे कि जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उससे रिलेटेड भी अपन बातें करेंगे। तो लेखा मानक 2 के रहतियों का मूल्यांकन के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन सामान्यतः बाजार मूल्य या लागत मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पे किया जाता है ना। लेखा मानक 2 है वो क्या कहता है कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन हमें सामान्यतः जो बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू और लागत में यानी कॉस्ट वैल्यू, इन दोनों में से जो कम होगा उस पे अपने को मूल्यांकन करना है। और वहां पर एक सिद्धांत लागू होता है जिसे हम LCM कहते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का सिद्धांत के नाम से ये विख्यात है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना, जो आपका LCM है, LCM सिद्धांत कहां लागू होता है, तो वो आपके अंतिम रहतियों से रिलेटेड लागू होता है, यानी लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, है ना। दोनों में से जो कम होगी उस पे अपने को मूल्यांकन करना है। ठीक है, ये बात हो गई। बढ़ेंगे आगे। सामान्यतः क्या होता है, तलपट तैयार होने के बाद ही अंतिम स्टॉक का मूल्य अपने को ज्ञात होता है, और परिणाम स्वरूप प्रश्नों में भी सामान्यतः अंतिम स्टॉक को तलपट के बाहर ही दिया हुआ होता है। आपने 11वीं क्लास में जब आपने ट्रायल बैलेंस कैलकुलेट की थी तो उस समय आपने देखा होगा कि लगभग आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो नीचे अतिरिक्त सूचनाएं दी होती थी, उन्हीं में मिलता था। इसका कारण क्या है कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है, जब अपने पास क्रय और विक्रय खातों की डिटेल आ जाती है। ठीक है, तो अंतिम स्टॉक है, हो गया। आगे देखें, किंतु ये आवश्यक नहीं है, ये कंपलसरी में नहीं है ना, ये कंपलसरी में नहीं है। अपन मान लेते हैं संयोग से उस दिन बाद में अपना माल है वो नहीं बिका, तो पहले भी तैयार हो सकता है। यदि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन तलपट बनाने से पहले ही कर लिया जाता है तो अंतिम स्टॉक है वो तलपट के अंदर दर्शाए के जो आपके 5 कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर, है ना, आपका LF, फिर आपका डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि तलपट बनाने की 3 विधियां काम में ली जाती हैं, योग विधि, शेष विधि, और योग और शेष दोनों की कंबाइंड नाम से। ठीक है, ओके है। तो ये अपने को ध्यान में रखना। तो मुख्य रूप से अपनी इन पॉइंटों पर चर्चा हो गई। बढ़ेंगे बाकी अपन जब MCQ करेंगे, जो हर पॉइंट है क्लियर होता हुआ चलेगा। और भी क्योंकि जब अपन क्या कर लेते हैं, थ्योरेटिकल चीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो चीज अपनी बुक की है वो मैटर जब अपन पढ़ लेते हैं तो उसके बाद मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज दी हुई होती है उनको पढ़ना पड़ता है। जो चीज अपने पास है वो अपन पढ़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आवाज सही आ रही है ना। क्योंकि अगर लाइव क्लास होती है तो उसी समय अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई अभी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, पर थोड़ी सी रिकॉर्डेड में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये आप जब अंतिम स्टॉक है वो तलपट के बाहर दे रखा है, जब अंतिम स्टॉक तलपट के बाहर दे रखा है तो अपनी ये प्रविष्टि होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, को व्यापारिक खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा और साथ के पक्ष में भी दिखाया जाएगा। कब, जब तलपट के बाहर दे रखा है ना, तलपट के बाहर दे रखा आपका क्लोजिंग स्टॉक। बहुत बार ये क्लोजिंग स्टॉक से प्रश्न पूछा जाता है और मेरे हिसाब से 101% संभावना है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन है वो जरूर पूछे, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपके बन रहे है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, जब अंतिम स्टॉक का जो स्टॉक है वो तलपट के बाहर दे रखा तो ये इसकी प्रविष्टि होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग। और दो जगह इसके समायोजन होंगे, एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा उसका समायोजन होगा आपकी जो बैलेंस शीट होगी उसकी असेट साइड में लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, और आपकी करंट असेट्स के रूप में काम करेगा।
है ना। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट असेट्स के रूप में काम कर। ठीक, बढ़े आगे। आगे देखते हैं। आगे दूसरा पॉइंट दे रखा है कि यदि अंतिम स्टॉक तलपट के अंदर दे रखा है, जो तलपट को क्या करना है, यदि अंतिम स्टॉक तलपट के अंदर दे रखा है तो इसका आशय होगा कि इसे अंतिम स्टॉक को जो पुस्तकें लिखा है उसमें उनका समायोजन हो, और इस वजह से एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट या टू परचेज अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेज, उसकी एंट्री। ठीक है। अब क्या होता है, अंतिम खाते बनाते समय अंतिम स्टॉक को केवल, है ना, ये ध्यान रखना है जब अंदर दे रखा है तो ऐसी स्थिति में एंट्री तो ये हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, लेकिन ये ध्यान रखना जब पट के अंदर दे रखा है तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं दिखाए, को केवल चिट्ठे के समय में दिखाया जाएगा जब तलपट के ट्रायल बैलेंस के दे रहे, है ना, नहीं दर्शाया जाएगा। कर लिया गया है, इस क्रय में समायोजन की अपनी प्रवृत्ति, क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसको क्रय में समायोजित कर लिया गया है, इस वजह से इसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में न दिखा के डायरेक्ट और डायरेक्ट आपकी जो बैलेंस शीट है के नाम से इसकी एंट्री होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होता है, इसका अर्थ में क्रय की राशि को समायोजित कहलाती है। इसको क्या कहेंगे, इस राशि को क्या कहेंगे कि तलपट में दिखाई गई क्रय राशि समायोजित क्रय कहलाती है, एडजस्टेड परचेज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बात हो गई क्लियर, है ना। तो ये इसलिए इसका समायोजन इस तरीके से करना होता है कि भाई तलपट के अंदर दे रखा है या तलपट के बाहर दे रखा है, दोनों तरीके से आपको समायोजन है वो करने आने चाहिए। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं, एक आता ये आपका COGS, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। तो ये भी आपको निकालना आना चाहिए, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वैसे तो अपन क्या करते हैं कि भाई आपकी जो नेट सेल्स होती है उसमें से अपन ग्रोस प्रॉफिट घटा देते हैं तो अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ जाती है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से अपने को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ये होती क्या है कि बेचे गए माल की लागत, है नी, बेचे गए माल की लागत में क्या होगा आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो भी इसी में ऐड होंगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी इसी में ऐड होंगे। ठीक है, तो बेचे गए माल की लागत में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक को व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में क्या करते हैं, व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में दिखाना चाहिए, है ना। जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट के, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में, डेबिट पक्ष में, क्योंकि आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज तो दोनों ही आपके डेबिट में आते हैं, क्लोजिंग आपका क्रेडिट में आता है, वो अपन ने लेस कर दिया, है ना, लेस कर दिया तो वो ऑटोमेटिक इनसे कम रहेगा, तो अपने पास बचेगी COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसे अपन कहां दिखाने चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। लेकिन क्या कह रहा, पूर्ण प्रकटीकरण के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक स्टॉक तथा क्रय को व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में और अंतिम स्टॉक को क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है ना। अपन क्या कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा सकते हैं, है ना, पर वो किसे पता होगा, वो सिर्फ हमें पता होगा। और जो पूर्ण प्रकटीकरण का जो तथ्य है वो क्या कहता है कि अपने को जो डेबिट से रिलेटेड मद है उनको डेबिट साइड दिखाओ और जो क्रेडिट से रिलेटेड मद है उनको क्रेडिट साइड दिखाओ। इसका मतलब हो गया कि भाई आपके ओपनिंग स्टॉक और परचेज दोनों ही डेबिट साइड की है तो इनको अपने को डेबिट साइड में दिखाना है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको अपने को क्रेडिट साइड में, है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूर्ण प्रकटीकरण के जो तथ्य होते हैं या परंपरा होती है उसके अकॉर्डिंग इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। आपने देखा भी होगा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट का भी फॉर्मेट देख लिया, P&L अकाउंट का भी फॉर्मेट देख लिया और आपने बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देख लिया, वो तमाम फॉर्मेट आपने देख लिए, तो उन फॉर्मेट के जो मदे होती है उनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि कई बार उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन है पूछा जाता है। ठीक है, बढ़े आगे।
आगे देखो महत्वपूर्ण लेखांकन, है ना, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उससे रिलेटेड क्या क्या लेखांकन हो सकते हैं। नंबर एक क्या कह रहा है कि यदि अंतिम स्टॉक तलपट के अंदर दे रखा है, उसी पॉइंटों पर वापस दोहराएंगे, ये दोहराते दोहराते आपको याद होने चाहिए, है ना, दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। जब आप 2 बार दोहरा लिए तो आपके याद हो गया, एकदम दिमाग में फीड हो गया, है ना। यदि अंतिम स्टॉक तलपट के अंदर दे रखा है तो उसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही दिखाया जाएगा। तो एक बात याद होगी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी वो सूचनाएं होती है ना, अंदर का मतलब समझ गए ना, कि वो फॉर्मेट होता है ना, उस फॉर्मेट के अंदर दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को तलपट के अंदर दे रखा है तो इसका मतलब इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही दिखाया जाएगा और कहीं नहीं दिखाया। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। दूसरा, यदि अंतिम स्टॉक तलपट के बाहर दे रखा है तो उसे व्यापारिक खाते के क्रेडिट पक्ष में और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में 2 जगह दिखाया जाएगा। तब कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसको तलपट के बाहर दे रखा है तो आपको ध्यान रखना हमेशा कि उसका 2 जगह समायोजन होगा, एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट की असेट साइड में भी आपको दिखाना पड़ेगा। मैं पुनः बता दूं, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट असेट्स के रूप में भी काम में आता है ना, तो अगर कहीं करंट असेट्स की बात हो, है ना, तो वहां पर भी इसको अपने इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन LCM सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, यानी लागत मूल्य और बाजार मूल्य में जो कम हो उस पे अपने को मूल्यांकन करना होता है, और ये LCM का सिद्धांत है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक में लागू। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, यदि निर्माणी संस्थान के अंतिम खाते बनाए जा रहे हैं, है ना, निर्माणी मैन्युफैक्चरिंग है और उसके अंतिम खाते बनाए जा रहे हैं तो कच्चा माल और अर्ध निर्मित माल का अंतिम स्टॉक निर्माण खाते में ही, निर्मित माल का अंतिम स्टॉक व्यापारिक खाते में दिखाया जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि भाई संस्थाएं 2 तरीके की होती है ना, एक तो होती है आपकी निर्माणी और एक होती है आपकी व्यापारिक, है ना, ये मैंने आपको बताया था। अब जो निर्माणी होती है वो देखो, एक तो निर्माणी खाता तैयार करती है ना, उसके बाद है वो व्यापारी खाता तैयार करती है, इसके बाद में वो लाभ हानि खाता तैयार करती है यानी P&L अकाउंट, और फिर अपना जो चिट्ठा होता है वो तैयार करती है। जबकि व्यापारिक संस्थाएं होती है, व्यापारिक संस्थाएं कौन कौन सा खाता तैयार करेंगी, एक तो आपका व्यापारिक खाता, दूसरा लाभ हानि खाता, और तीसरा बैलेंस शीट या चिट्ठा, है ना, ये 3 खाते वो तैयार करती है। अब जब व्यापारिक अपन तैयार कर रहे हैं तो आपको पता है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट और क्लोजिंग स्टॉक है अपने पास, तो इसमें एक ही क्लोजिंग रहेगा। तो अगर उस वो क्लोजिंग एक ही है तो वो अपने पास दे रखा है, तो अगर तलपट के अंदर है तो उसे डायरेक्ट चिट्ठे के असेट साइड में दिखा देंगे, और अगर तलपट के बाहर है तो उसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड, है ना, और चिट्ठे के असेट साइड दिखा देंगे। लेकिन अगर कोई निर्माणी संस्था है तो निर्माणी संस्थाओं में 3 तरीके के खाते होंगे, है ना, ये 3 तरीके के आपके स्टॉक होंगे। कौन कौन से, एक तो होगा आपका रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा होगा आपका WIP का, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और WIP का ही क्लोजिंग स्टॉक। और तीसरा होगा आपका फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स। इसमें 2 स्टॉक होंगे, एक तो आपका WIP का और एक आपका वर्क इन प्रोग्रेस को कह दे, और दूसरा होगा आपका रॉ मटेरियल का, है ना। तो इन दोनों को अपने को क्या करना है, इन दोनों को अपने को दिखाना है, यानी आपका जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है वो भी निर्माणी में आएगा और रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी निर्माणी खाते में ही आएगा,
है ना, ये ध्यान रखना। और फिर WIP का जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी निर्माणी खाते में आएगा, और WIP का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आपका निर्माणी खाते में ही आएगा। ये दोनों स्टॉक है वो किस में आएंगे, आपके कहाँ आएंगे, निर्माणी खाते में आएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना। इसके बाद फिनिश बच गया, आपका फिनिश स्टॉक बच जाता है, वो आपका कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। फिनिश क्या कहेंगे, निर्मित माल का जो स्टॉक होगा वो आपका कहाँ आएगा, व्यापारिक खाते में दिखाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सारी बात क्लियर है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट क्या है कि यदि तलपट में समायोजित क्रय, है ना, समायोजित यानी एडजस्टेड परचेज दे रखा है, तो इसका अर्थ ये होगा कि चालू वर्ष की क्रय राशि में अंतिम खाते स्टॉक का जो मूल्य है वो घटा दिया गया है। क्या घटा दिया गया है, अंतिम स्टॉक का जो मूल्य है घटा दिया गया। कुल मिला के अपन बात करें कि जब हमारे ये हो कि एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड परचेज है, तो जब नाम आ गया एडजस्टेड परचेज, तो इसका मतलब उसमें से क्या हो गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया गया, और अपन ने क्या एंट्री कर दी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू अपन ने एंट्री कर दी है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जब एडजस्टेड प्रॉफिट परचेज नाम आता है तो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक है वो घटाया हुआ होता है। ठीक है, ये वस्तु कह सकते वास्तविक खाते, तो वस्तुगत कह दो या वास्तविक खाता कह दो, दोनों एक ही है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि आपका वो आपका वस्तुगत या वास्तविक खाते की में, है ना, अतः यह केवल पूर्ण की अवधारणा के एक बात क्लियर हुई ना, एक बात के लिए क्लियर हुई ना कि अंतिम स्टॉक है वो हेलो 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 हेलो। एक बात यहाँ क्लियर हुई कि आपका स्टॉक है वो वस्तुगत खाते की प्रकृति का है, लेकिन जो पूर्ण प्रकृति की परंपरा क्या कहती है, अवधारणा क्या कहती है कि इन्हें पूरी डिटेल दिखानी चाहिए। अगर ये आपका वस्तुगत होता, है ना, तो वस्तुगत होता तो अपने को इसको चिट्ठे में दिखाना चाहिए था, है ना। लेकिन जो पूर्ण प्रकृति की अवधारणा है उसी के कारण चिट्ठे को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। तो परीक्षा में आपका प्रश्न हो सकता है कि कौन सी अवधारणा के कारण चिट्ठे को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। तो पूर्ण प्रकटीकरण की जो अवधारणा है, पूर्ण प्रकटीकरण की जो परंपरा है, पूर्ण प्रकटीकरण की जो संकल्पना है, उसके अनुसार इसे व्यापारिक खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ओके, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। अब अंतिम खातों का प्रभाव, है ना, जो आपका फाइनल अकाउंट है उसका क्या प्रभाव रहता है ना। अंतिम स्टॉक तलपट के बाहर दे रखा है तो उसे अंतिम खाते बनाते समय उसे व्यापारिक खाते और चिट्ठे के दोनों पक्षों में दर्शाया जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक का समायोजन क्रय के साथ भी किया जा सकता है, तो ऐसी दशा में अंतिम स्टॉक है वो तलपट के अंदर दर्शाया जाता है ना। प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक यानी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का समायोजन है वो तलपट के अंदर आसानी से अपन कर सकते हैं, और इसी वजह से फिर तलपट के अंदर इसे दर्शाया जाता है। जब अंतिम स्टॉक तलपट के बाहर दे रखा है तो उसे अंतिम खाते बनाते समय दो जगह यानी ट्रेडिंग अकाउंट में और चिट्ठे में दर्शाया जाएगा, किंतु अगर अंदर दे रखा है तो
उसे केवल और केवल चिट्ठे में दर्शाया जाएगा। यानी स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारी बातें वो बार बार रिपीट हो रही है ना। और बार बार रिपीट करने का उद्देश्य क्या है कि एक तरीके से आप पढ़ो और तुरंत 2-3 बार वो जब रिपीट हो जाए तो आपके दिमाग में वो सारी चीज है वो फीड हो जाए। क्योंकि स्टॉक का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, है ना। अब क्लोजिंग और ओपनिंग क्योंकि एक ही मानते हैं, क्योंकि वर्ष के अंतिम दिन जो क्लोजिंग है वो अगले दिन क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग की इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के समायोजन है वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है ना। तलपट के बाहर दे रखा है तो क्या समायोजन होगा, तलपट के अंदर दे रखा है तो क्या समायोजन होगा। उन तमाम जो छोटे बड़े पॉइंट है उनको ध्यान में रखते हुए अपने को क्लोजिंग स्टॉक की जो जितनी भी जो डिटेल अपने को मिलती है उन सब को पढ़ना है ना। सारी चीज आप पढ़ोगे तो क्लोजिंग स्टॉक से आने वाला प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा, ये आपको विश्वास है। ठीक है, तो साथियों ये था आज का छोटा सा सेशन। थोड़ी सी इसमें डिस्टर्बेंस तो थी क्योंकि माइक थोड़ा सा आज हाथ नहीं दे रहा है, फिर भी अपन ने प्रयास किया कि बढ़िया चीज है वो आपको डिलीवर की जाए ताकि आप बढ़िया तैयारियों के साथ है ना अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके। लगातार आप अपना सहयोग है वो बनाए रखें, जुड़ते रहें, और जुड़ते रहोगे तो निश्चित रूप से बढ़िया मैटर है वो आपको डिलीवर किया जाएगा। और बढ़िया तरीके से आप जब जून और जुलाई में आपकी एग्जाम होगी उससे पहले आप एकदम व्यस्त हो जाओगे हर पॉइंट के साथ। ठीक है साथियों, तो ये था छोटा सा सेशन। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।